चुनाव का मौसम है और इस माहौल में वायदे जबरदस्त किए जाते हैं और जाहिर सी बात है उसे भुलाने में उससे भी कम वक्त लगता है जितना वायदों को करने में लगता है। तो आइए जरा आपको ले चलते हैं सीधे भट्टा परसौल। राहुल गांधी ने अपनी राजनीति के एक नए अध्याय को वहां पर शुरू करने की कोशिश की थी। आज देखिए वहां पर लोग क्या कहते दिखाई दे रहे हैं। बहुत छोटी सी रिपोर्ट और उसके बाद चर्चा करेंगे। नकवी साहब, मीम अफजल साहब और स्टूडियो में हमारे 4 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। छोटी सी रिपोर्ट पहले। भट्टा परसौल की जब यात्रा की थी राहुल गांधी ने तो पूरे देश में हलचल मच गया था। किसानों की मांगों को लेकर राहुल गांधी भट्टा परसौल अचानक पहुंच गए थे। मेरे साथ इस वक्त भट्टा परसौल के किसान मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर जब राहुल गांधी आए थे तो क्या जो वादे करके गए थे क्या वो वादे पूरे हो गए। चाचा आपसे बात करेंगे, ये बताइए कि जो नेता आते हैं यहाँ पे, खासकर राहुल गांधी की बात कर लें, आपके पास आए, आप लोगों की बातें सुनी, बहुत सारे वादे करके गए, क्या कुछ वादा पूरा हुआ कि अभी अधूरा है? वायदा कोई पूरा नहीं हुआ किसान का। क्यों? किसान बहुत परेशान है अब भी। केवल राहुल गांधी आए, हम बंगला पर रहे शाम ताई, हमने ये कही कि भाई हम पारसौल, ये जाटू गांव में यही पारसौल है, तो ये हम सब होशियार हैं, तुम अगर चाहो तो सस्पेंड कर सकते हो, सरकार है। पर उन्होंने ये कह दिया कि हमारी मजबूरी भी साथ ही उनकी, क्योंकि इनके हिसाब से सरकार चल रही है उनकी। सिंह साहब ये बताइए कि जो वादे राहुल गांधी करके गए थे, लैंड एक्विजिशन बिल पास हो गया है, कुछ फायदा हुआ आप लोगों को? कोई फायदा नहीं हुआ। ये भी उन्होंने वादे करे, बिल भी लागू कराया, लेकिन उसका कोई हमें अभी तक नहीं मिला। ये बताइए कि राहुल गांधी आए थे, आपसे सबसे गांव वालों से मुलाकात की थी, जो वादे उन्होंने किए थे क्या वो पूरे हुए कि अभी भी बचे हुए हैं या वो पूरे नहीं हो सकते? एक भी वादा तो पूरा ना हो, नहीं हुए और ना कर सके, नहीं कर सकते ना। किसको दोषी मानते हैं आप? दोषी किसको मानते हैं आप? सबरे केस न कह गो कि सबरे न उल्टे ले लूंगो। अच्छा, एक भी केस ना उल्टो हो। और हमारे तो पिताजी और खत्म हो गए आईवा में। कैसे? यही धन्ने के चक्कर में। अच्छा, क्या हो गया था उनको? यही मर खत्म हो गए गांव में ही। कहते हैं कि किसान की जो जमीन होती है वही उसकी जिंदगी होती है, लेकिन ये भी एक सज्जन है, इनके परिवार के एक सदस्य जिनकी मृत्यु हो, यही मर खत्म हो गए गांव में ही। कहते हैं कि किसान की जो जमीन होती है वही उसकी जिंदगी होती है, लेकिन ये भी एक सज्जन है, इनके परिवार के एक सदस्य जिनकी मृत्यु हो गई उस आंदोलन के बाद। आज भट्टा परसौल के लोग अभी भी उम्मीद में हैं कि अब तो सरकार जागे और उनकी मांगों को पूरा कर दे। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, भट्टा परसौल। तो जनता में निराशा कितनी है आप खुद ही देख रहे हैं। मीम अफजल साहब, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी भी बस वायदे करने में तो माहिर हैं, भूलने में उससे भी ज्यादा? देखिए अजय जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, और वो शुक्रिया किस बात के लिए कि आपने अभी राहुल गांधी की बहुत सारी क्लिपिंग्स दिखाई जी, और आपने ये कहा कि वो आवाम के दरमियान गए, झोपड़ियों में गए, दलितों की झोपड़ियों में जाकर के सोए। आज वो, कल भी वो आवाम के दरमियान जाते थे, आज भी जाते हैं और आइंदा भी जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है जी। और सिर्फ जाते नहीं हैं, उनके सवालों का जवाब देते हैं खड़े होकर के, बीच में माइक लेकर के। आप मुझे बताएं कि हिंदुस्तान की इस वक्त, वो तो अभी शुरू हुआ है ना, इसके लिए मीम अफजल साहब, इसके लिए आप आम आदमी पार्टी को धन्यवाद दीजिए। उन्होंने राजनीति की परिभाषा बदलकर रख दी है, वरना रेलवे स्टेशन पर राहुल गांधी क्या कूलियों के बीच में सवालों का जवाब देते दिखाई देते? देखिए अफजल साहब, एक सेकंड, मेरी बात पहले सुन लें आप पूरी जी, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं उसका जवाब दे दूंगा जी। तो कम से कम राहुल गांधी को मैं इस गिनती में मानता हूं कि वो दूसरे बहुत से नेताओं की तरह से, और खासतौर पे एक बड़े नेता जो आजकल बहुत बड़े नेता बने हुए हैं, उनकी तरह से सिर्फ स्टेज पर आकर तकरीर करके और कांग्रेस पार्टी को गालियां दे करके निकल जाने का काम नहीं करते। कभी किसी को, प्रेस को फेस नहीं करते, कभी आवाम को फेस नहीं करते। किसी के सवाल का आज तक हमने डायरेक्ट जवाब उनके मुंह से नहीं सुना, ना किसी को सवाल करते हुए सुना। तो कम से कम ये क्रेडिट आपने दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने एक रिपोर्ट दिखाई भट्टा परसौल की जी, और उसी के ताल्लुक से आपने ये सवाल भी पूछा जी कि लैंड एक्विजिशन बिल का फायदा हुआ या नहीं हुआ। यह बिल अभी पास हुआ है, थोड़े दिन पहले ये कानून बना है, और इसके असरात यकीनन मैं समझता हूं साल 6 महीने 2 साल के बाद नजर आएंगे और आम किसानों को इसका फायदा पहुंचेगा, जिनकी जमीन को जबरदस्ती ले लिया जाता था। जहां तक आपने कहा कि दलितों से के घर पर वापस नहीं गए, आने के बाद राहुल गांधी के पार्टी ने
आज एक लैंड एक्विजिशन बिल के अलावा एक फूड सिक्योरिटी बिल पास किया जिससे 82 करोड़ गरीब लोगों को यही तो सस्ता अनाज मिलेगा। आप बस आंकड़े गिनाते रहिए, आप सिर्फ आंकड़े गिनाते रहिए, आप बिल गिनाते रहे। फूड सब्सिडी के लिए पैसे कहां से आएंगे? लैंड एक्विजिशन में जो तमाम संशोधन किए गए बहुत आसानी से किए जा सकते थे। उसके लिए राहुल गांधी को किसी भट्टा परसौल में आंदोलन करने की जरूरत नहीं थी। ये एक कानूनी प्रक्रिया थी जो कि सरकार चला सकती थी। आंदोलन जब होता है, गलत कह रहा हूं? सुनिए अजय जी, आंदोलन हमेशा तवज्जो दिलाने के लिए होता है। आज आम आदमी पार्टी, मेरे भाई अभी कपिल बोल रहे थे, इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं तो लोगों की तवज्जो गई ना। नहीं मीम जाती है। अगर मैं ये कहूं, मगर अगर मैं ये कहूं मीम साहब कि मैं तो उसको हल भी किया जाता है। अब मीम साहब कितनी विडंबना है की जो आवाज थी, किसान अगर हल करने का काम मीम साहब कांग्रेस पार्टी ने किया। मीम साहब एक बात सुन लीजिए, मैं जानता हूं नकवी साहब आपको जवाब देना चाहते हैं, माकूल, लेकिन मैं एक छोटी सी अर्जी आपके सामने रखना चाहता हूं। फरमाइए। किसान अगर प्रधानमंत्री से मिलना चाहें तो शायद सैकड़ों दिन खड़े रहेंगे बाहर, तब भी उन्हें ऑडियंस नहीं मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी अपने साथ लेकर जाते हैं, ऑडियंस मिलता है, बिल मिलता है। यह है राहुल गांधी का प्रकोप या कहे कि प्रभाव। ये इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। देखिए अब वो भट्टा परसौल करने की जरूरत नहीं थी आपको भट्टा परसौल करने की जरूरत नहीं थी। आप सीधे पहुंच सकते थे। बुराई तो नहीं कह सकते इसको आप। चलिए नकवी साहब, मैं नकवी साहब चाहूंगा कि आप मीम साहब का जवाब दें। मैं इसमें देखिए, अफजल साहब जो बात कह रहे हैं वो बात उनके लिहाज से जायज हो सकती है, लेकिन इतना देश जानना चाहता है कि राहुल गांधी जी वो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं जो रिमोट से 10 सालों तक सरकार चला रहे थे। उन्हें न तो भट्टा परसौल में पदयात्रा करने की जरूरत थी, न तो जो है वो देश भर में घूम करके जवाब देने की जरूरत थी। वो मम्मी जी के घर से निकल के मनमोहन जी के घर तक पदयात्रा कर लेते तो सारी समस्याओं का समाधान 1 मिनट में हो जाता। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो नॉनसेंस करके वो उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ के फेंकना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि हमने जो है वो हमें ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है। अरे भाई, जिस वक्त आप अमेरिका के हितों को ध्यान में रख करके न्यूक्लियर डील कर रहे थे, जिस वक्त अमेरिका के हितों को ध्यान में रख करके एफडीआई रिटेल कर रहे थे, उस वक्त आप ये सारे सवाल और इन सारे सवालों का जवाब पार्लियामेंट में दे सकते थे। अब आप जो है वो कहते हैं जी हम ऑर्डिनेंस ला करके सब कर लेंगे। तो जब आपकी विदाई की बारात खड़ी मैंने अभी तो उसके बाद आप जो है सिक्योरिटी की बात की, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री निकल रही है, लैंड एक्विजिशन की बात की, अभी मैं लोकपाल की भी बात कर सकता हूँ। आप पर आपकी पार्टी ने हमको सपोर्ट क्यों किया अगर आप इतना खिलाफ समझते हो हमारे? और नकवी साहब, आपसे दोनों से एक सवाल प्लीज। आप अपनी लड़ाई तो माशाल्लाह लड़ते रहते हैं हर चैनल पे, हर जगह जी। हम गरीब लोग कुछ यहाँ बैठे हैं, आपसे एक सवाल। पहले तो मीम फहीम साहब, आपकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं हम। अरे कहाँ लड़ रहे हैं? 1 महीने से प्राइम मिनिस्टर लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। 4 साल से तो रही है, चिट्ठी पत्र भेजता रहा और पिछले 1 महीने से चिल्लाता रहा, धरना प्रदर्शन कर चुका। इतने सारे लोगों को ले जाके प्रधानमंत्री के घर। चलिए सवाल पे आए। सवाल मीम अफजल साहब, आप सिर्फ योजनाएं और बिल बनाते हैं, उनको लागू नहीं करते हैं। सन 1980 से इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया, 5 आपने उसमें से कम करके 15 बना दिए मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए। 1980 से अब तक पूरी इंडिया में 1-8 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के कहीं लागू नहीं हुए। इसका जीता जागता सबूत दिल्ली में मैंने आरटीआई के थ्रू भेज दिया आपके प्राइम मिनिस्टर को। दूसरा सवाल, आप मीम अफजल साहब, आप मुसलमानों के लिए और देश के लिए बहुत सारी चीजें बनाते हैं। आपने फूड सिक्योरिटी बिल कहा, एक भी राशन कार्ड नहीं बना है। 85 करोड़ लोगों को आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं। जब वो ये इलेक्शन थे अभी पिछले विधानसभा के, तब वो भरा गया फॉर्म, आज तक नहीं बना। अब मैं बात कर रहा हूं, इन पे इल्जाम ये है ये बिल बहुत बनाते हैं, योजनाएं बहुत बनाते हैं, लागू नहीं करते। अब वो दूसरे साहब जो है नकवी साहब, जो सो कॉल्ड मुसलमानों को साथ लेकर सवाल देखिए, टिप्पणी नहीं, सवाल जल्दी उनसे सवाल। जनाब आली, आप कब हमारे साथ खड़े हुए? आपने कब हमारी लड़ाई लड़ी? कब आपने कांग्रेस के गिरेबान पे हाथ डालकर हमारा हक मांगने की कोशिश की? बताइए आप। चलिए बस एक सेकंड, नकवी साहब शुरुआत आपसे। हाँ, देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस गिरेबान में हाथ डालने नहीं देती। वो जो है उसने ऐसे ऐसे हालात पैदा किए कि उसे जो है उसने घोषणाएं करी और घोषणा प्लीज मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। बेग साहब जवाब देने दे प्लीज, ऐसे डिस्टर्ब नहीं कीजिए। हाँ नकवी साहब, सॉरी।
उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी जो मुसलमानों का वोट लेकर के इतने दिनों तक सत्ता में रही है, भारतीय जनता पार्टी तो ये दावा नहीं करती। उसने जो है वो मुसलमानों के राजनीतिक शोषण और पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन के अलावा कुछ नहीं किया, पहली चीज। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इन 10 सालों में आप 5 काम ऐसे बताइए जो आपने मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सुरक्षा से संबंधित हितों में किया हो। आपने एक काम जरूर किया है। आप जब जिस दिन सत्ता में आए उस दिन से आपने 2014 तक की हिस्ट्री देख लीजिए तो हर मुसलमान की दाढ़ी और टोपी पर हजारों की तादाद से लोग जेल दिए और आपने कहा कि आतंकवाद और आतंकवाद। जगवी साहब, इस चर्चा को बस खाली अल्पसंख्यक तक न रखें। हम यहां पर यह बात भी करना चाहते हैं कि क्या लोग वायदे करके भूल जाते हैं, और असल मुद्दा यही है। मीम साहब प्लीज। अजय जी मैं आ रहा हूं जी। मीम साहब एक छोटा जवाब आपका, उसके बाद हम जरा आगे बढ़ें। देखिए, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं सोच रहा था आज आपके यहां जो डिस्कशन है वो जनरल होगा, लेकिन माइनॉरिटी पे हो गया। सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा जवाब दे दूं नकवी साहब को, और उनसे ये पूछना चाहता हूं कि वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, क्या आज तक उन्होंने प्रधानमंत्री को कोई चिट्ठी लिखी जिसके ऊपर उन्होंने मुसलमानों के मसले उठा करके उनके बारे में कभी प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी हो और कहा हो कि मैं एक मुसलमान हूं, भारतीय जनता पार्टी में हूं, लेकिन आपने मुसलमानों के लिए ये काम नहीं किए? मेरे ख्याल में आज तक आपने ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी। आपने आज तक पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों का कोई मसला नहीं उठाया। जहां तक मैं बैठा हूं आपके सामने इस चैनल पर, मेरे बारे में आपको खुद पता होगा कि जब मैं पार्लियामेंट में था तो मैं क्या करता था, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपने कुछ सवालात किए, सवालात यहां बैठे हुए लोग आपसे कर रहे हैं कि आपकी पार्टी ने क्या किया। 6 साल आपकी सरकार रही, आप 5 छोड़िए, मुझे एक इशू बता दीजिए कि आपने मुसलमानों के लिए किया हो। और जहां तक 5 की बात है, मैं 50 आपको चीजें गिनवा सकता हूं। पर लौटे, आप इस पर अलग से डिस्कशन रख लें। मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूं, एक बात बताता हूं सिर्फ। अजय जी बस एक बात जी, चलिए नकवी साहब, एक बात, और वो ये है जी कि पिछले 5 ईयर प्लान के अंदर माइनॉरिटीज के लिए 5-6 हजार करोड़ का बजट था। चलिए देखिए, आज बढ़कर के आप लोग गिनाते रह जाते हैं। 55 करोड़ अगर ऐसा होता तो आज यहाँ पर लोग इतने सवालों आपके सामने नहीं गिना रहा हूं, नहीं ये जमीन पर जो इम्प्लीमेंटेशन हो वो भी गिना सकता हूं आपको। यहाँ पर दिक्कत है, आप गिनाते हैं, करते नहीं है। दूसरी तरफ भी इसी तरह के सवाल है। नकवी साहब, मैं करा हुआ भी बता सकता हूं, टाइम दीजिए मुझे। नहीं, एक सेकंड मीम साहब जी। 4000 करोड़ रुपया स्कॉलरशिप बढ़ चुकी है गरीब बच्चों को। अरे नकवी साहब जी, अब ये तो मैं एक चीज, मीम अफजल साहब बहुत काबिल व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग उठा के देख ले। कम से कम पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर के मौजूदगी में तमाम उन मुद्दों को, जो मुद्दे जिन मुद्दों को कि आज बेचैनी है मुसलमानों में, अल्पसंख्यकों में, उन तमाम मुद्दों को मैंने खुद उठाया है। एक चीज, मुद्दा बदलिए, वक्त में क्या हुआ आपको अच्छी तरह मालूम है कि एनडीए के वक्त में जो है वो सबसे बड़ा काम जो हज का जो आपने एक नकवी साहब चलिए व्यक्तिगत कमजोर आइए जरा हज एक्ट को बदला है। मैं आप सबों से क्षमा चाहूंगा। जो आइए जरा वापस हम अपने मुद्दे पर आते हैं। उसको जो है हज की सहूलियात दी। बिल्कुल, चलिए आप लोग जाहिर सी बात है लोग काम कर रहे हैं, वो भी आप लोग सब काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि लगातार आप लोगों से चला जा रहा है। आइए जरा इस पूरी चर्चा के, मैं आप दोनों से क्षमा चाहूंगा। आइए जरा इस पूरी चर्चा के तीसरे आयाम पर आ जाते हैं। राहुल गांधी की बात हमने दिखाई, लेकिन वो फिर डेरेल होकर अल्पसंख्यकों तक पहुंच गई थी। चलिए मैं इसको फिर वापस मुद्दे पर लाता हूं। अरविंद केजरीवाल इस पूरी बिसात के तीसरे आयाम हैं। आम आदमी पार्टी जो कि अपनी तरह की राजनीति करती दिखाई दे रही है। 49 दिनों के उनके इस एक्सपेरिमेंट को दिल्ली में जो लोगों ने देखा, उससे क्या लोगों को उम्मीदें बंध रही हैं कि जो वो कहते हैं वो कर सकते हैं? कम से कम 49 दिनों के इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक बात तो तय दिखाई देती है, पहला मौका दीजिए भाग खड़े होंगे। देखिए रिपोर्ट। अनशन और आंदोलन करने वाले केजरीवाल ने अब एक